हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। और आज हमारा जो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का 10 नंबर का लेक्चर है, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की गतियाँ हैं वो किस प्रकार होती है और दूरियों का मापन हम किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली और वो जो दो बच्चे हैं वो ग्रीष्म अवकाश पर भ्रमण करने के लिए गए, और साथ में जो उनकी कक्षा के विभिन्न बच्चे हैं वो भी ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण पर गए थे। और उनके बीच में एक सामान्य चर्चा हो रही है। तो एक बच्चा बोल रहा है कि मैं अपने पैतृक गाँव पहले रेलगाड़ी से, फिर बस से और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। तो एक विद्यार्थी ने कहा कि मैं वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिसमें एक छोटे पहिए वाले वाहनों के बारे में वर्णन है, जो कि मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए गए थे। इन वाहनों को मंगल ग्रह तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया। इस बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। तो अब देखते हैं यातायात की कहानी। ये यातायात की कहानी क्या थी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात का कोई साधन नहीं था। वे पैदल चलते थे तथा अपना जो सामान है वो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। प्राचीन काल में जल मार्गों से आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। प्रारंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिसमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये जो नाव है जल में रहने वाले जो जीव है उनकी आकृति के समान थी। जैसा कि हमने पीछे वाले अध्याय में पढ़ लिया है कि मछली का जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है और वो उसे जल में तैरने में सहायता करता है। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहिए पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से इस नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियां तथा मालगाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात संचालित वाहन आ गए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिसके बाद में सुधार किए गए और उन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, प्राध्वनिक, सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। चित्र में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इनमें प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के जो साधन हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपने कितनी दूरी तय की है, ये डेस्क कितना चौड़ा है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार मापेंगे कि हमने कितनी दूरी तय की है या हम जिस डेस्क पर बैठे हैं उसकी चौड़ाई कितनी है। लोग ये कैसे पता लगाते हैं कि वे कितनी दूर चले हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय करेंगे या जो स्कूल पहुंचने के लिए आप बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देंगे। कोई स्थान कितना दूर है, यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे, कि हम पैदल चलकर जाएंगे या हम बस से जाना होगा या रेलगाड़ी से जाना होगा, पानी के जहाज़ से जाना होगा या फिर वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा।
कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहेली तथा बूझों की जो कक्षा के कमरे में बड़े बड़े जो है डेस्क है जिन पर दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझों एक डेस्क पर एक साथ बैठते हैं, परंतु उनमें बहुत सी बार इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि जो दूसरा साथी है वो डेस्क का अधिक भाग उपयोग में ले रहा है। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींच दी। ये दोनों ही जो है अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं। अथवा बूझो तो सदैव ही अपने जो पास है गिल्ली और एक डंडा रखता है। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई जो है मापने का प्रयास किया है। ऐसा लगता है कि डेस्क की जो लंबाई है वो दो डंडों और जो दो गिल्लियों हैं उनकी लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों पर्सन जो है वो दिखाई दिए, क्योंकि दोनों को आधा आधा भाग डेस्क का मिल गया, जिसे डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर था। कुछ दिनों के बाद जो खींची गई रेखा थी वो मिट गई और बूझों का जो पुराना गिल्ली डंडा था वो भी अब खो गया है। अब उसके पास एक नया गिल्ली और एक नया डंडे का सेट है। अब देखिए कि गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार नापते हैं। तो जब वो नए गिल्ली और नए डंडे का उपयोग करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली और डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसा प्रतीत हुई जैसे कि लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर, परंतु फिर भी डेस्क में कुछ जो भाग है वो बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब देखते हैं क्या करें। आप पहेली और बूझो उनको क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की जो पूरी लंबाई माप सकें। क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। वह यह कार्य कर सकते हैं। एक छोटी डोरी ले और उस पर जो है वो दो चिन्ह लगाएं। यह डोरी की लंबाई होगी। वे डेस्क की चौड़ाई पर डोरी की लंबाई के जो दोनों पद हैं उसको माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग जो है लंबाई या दूरियों को मापने के लिए किस प्रकार करते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा यानी 1/4 तथा 8वां भाग कर सकते हैं। आप संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। अब देखते हैं कि कुछ जो मापन है वो किस प्रकार करते हैं। जैसे कि मापन के मात्रक हम देखेंगे। अब जो विभिन्न मापन के मात्रक हैं उनके बारे में देखेंगे। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य रूप से उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग अब से ही लंबाई के बहुत अच्छे जो है मापन का उपयोग करता होगा, क्योंकि खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय संरचनाओं को देखने से यह प्रमाणित होता है। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों के लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बाहें के एक सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में जो छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुली अथवा जो मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी जो भुजा है उनका उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में हम उपयोग करते हैं।
तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की जो मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, क्योंकि जो ज़्यादा लंबा व्यक्ति होगा उसकी जो माप होगी वो ज़्यादा लंबी होगी, और जो छोटा व्यक्ति होगा उसकी माप जो है वो छोटी होगी। शायद इसी कारण भी माप में उलझने आई होगी। वर्ष 1900 जो वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी अस्थायी मात्रक कहते हैं। लंबाई का अस्थायी मात्रक जो है वो मीटर होता है। जैसा कि चित्र में मीटर का पैमाना हमें दिखाया गया है। इसमें आप जो है अपने ज्यामितीय बॉक्स का जो 15 सेंटीमीटर का पैमाना है उस पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर को हम 100 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। एक सेंटीमीटर को 10 बराबर भाग, एक सेंटीमीटर में जो है वो 10 बराबर भाग होते हैं, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए, 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जिसे हम किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, उसमें होंगे 1000 मीटर। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को जो मापन पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों के जो अस्थायी मात्रक हैं उनमें माप सकते हैं। तो लंबाई के यथार्थ तथा परिशुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़े के व्यापारी जो है वो मीटर की छड़ काम में लेते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का जो घेरा है उसको अथवा अपने सीने यानी वक्ष को मापने के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे पैमानों के लिए आपको जो मापक फीता है अधिक सुविधाजनक होता है। कुछ लंबाई जैसे कि आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स में से जो 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ले सकते हैं। लंबाई को मापते समय हमें विभिन्न प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें से यहाँ पर हमें कुछ सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे कि चित्र में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। कुछ पैमाने के सिरे जो है वो टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों के शून्याङ्क स्पष्ट नहीं देख सकते, तो ऐसे प्रकरणों के पैमानों के शून्याङ्क से माप लेने से बचिए। आप पैमानों का कोई अन्य पूर्णांक जैसे कि 1.0 सेंटीमीटर माप में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक से घटाना होगा। उदाहरण के लिए जो हमें एक सिरे के पाठ्यांक को 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। मतलब जो हमने पैमाना लिया है उसका जो 0 वाला शून्याङ्क है वो टूट गया है, उसका मतलब वो एक हिस्सा टूट गया है। तो उसको मापने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने लिया है फुटा यानी जो हमने इंच टेप लिया है उसका हमें 1.0 सेंटीमीटर वाले सिरे से हमें उसको काउंट करना है। जैसे कि हमने 1.0 सेंटीमीटर से और 14.3 सेंटीमीटर तक की माप ली है, तो अब हमें क्या करना होगा उसकी शुद्ध माप काटने के लिए, तो 14.3 सेंटीमीटर में से 1.0 सेंटीमीटर हमें घटाना होगा। तब हमें जाके 13.3 सेंटीमीटर हमारा जो शुद्ध माप है वो हमें मिल जाएगा। माप लेने के लिए आँख की जो स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण होती है। आप आँख के जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। जैसे कि स्थिति बी, आँख की जो है वो सही स्थिति में। हमें ये एक चित्र दिखाया गया, इसमें ए बी व 3 बालक हैं, उनमें से जो बी वाला बालक है उसकी स्थिति एकदम सही है।
किसी वक्र रेखा की लंबाई का माप। अब हम देखते हैं कि किसी वक्र रेखा है उसकी लंबाई का हम माप किस प्रकार ले सकते हैं। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप हमें दिया गया है 4। इसमें हम देखेंगे कि वक्र जो रेखा है उसको हम किस प्रकार मापते हैं। वक्र रेखा ए बी हमें चित्र में जो दिखाई गई है वो है कि लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर हमें गांठ बांधनी है। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर उसे छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, जबकि दूसरे हाथ से धागे के और थोड़ा भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचिए। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां पर चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर जो बने अंतिम चिन्ह के बीच की जो लंबाई है उसको मापिए। यह वक्र रेखा ए बी की लंबाई है, जैसा कि हमें चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार हमें वक्र रेखा को धागे से मापना है। हम देखते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों के यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मात्रकों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर की जो गतिशील वस्तुएं। अब हम देखते हैं हमारे चारों ओर की कुछ गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्क पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग, इसमें अतिरिक्त जो तितलियां हैं वो कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी की सुइयां भी हो सकती है। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हैं बनाइए। इनमें से जो है कौन सी वस्तुएं गतिशील है और कौन सी जो है वो विराम अवस्था में है। आपने ये कैसे जो है सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम अवस्था में है। आपने यह देखा होगा कि चिड़िया है वो कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती है, जबकि मेज अभी भी उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम अवस्था में है। तो आइए अब हम चींटी की जो गति है उसके बारे में देखते हैं और उसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ दिया गया है हमें क्रियाकलाप कि फर्श पर जो है एक कागज़ की बड़ी शीट को फैलाकर इस पर कुछ चीनी है वो रखिए। चींटी इस चीनी की ओर आकर्षित होगी तथा आप सिंह रही इस कागज़ की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देख सकते हैं। किसी एक चींटी के लिए जब आप कागज़ की सीट पर तुरंत रेंग चुकी हो उसे पेंसिल में उसकी स्थिति के निकट जो है छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे आप कागज़ पर रेंगती चींटी रेंगती जाए जैसे जैसे जो चींटी है वो कागज़ पर रेंगती जाए आप उसकी स्थिति के अनुसार चिन्ह करते जाए। जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो चींटी है जिस प्रकार चल रही है उस प्रकार जो है पेंसिल की सहायता से हमें जो है चिन्ह अंकित किए हैं। कुछ समय के पश्चात कागज़ की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियाँ हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने जो है कागज़ पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाए। जिस पर जो है चींटी की दिशा दर्शाई गई है वह हर बिंदु आप अंकित किया है। कुछ सेकंड के समय अंतराल में चींटी ने वहाँ गति की हो यह दर्शाता है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? क्रियाकलाप 5 में हमने वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा? क्या आप ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रही है या नहीं? क्या आप इनमें से किसी भाग की कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयाँ कैसे गति करती है? क्या यह गति रेलगाड़ी की गति जैसी है?
आइए अब इस कुछ गतियाँ हैं वो देखते हैं कि जिसमें हम विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलती है। और हम देखते हैं कि गति है वो किस प्रकार की होती है। गति के कितने प्रकार हैं। गति के प्रकार, आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाही के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है। 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देख कर इसी प्रकार की जो अधिक गतियों के उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। अब हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि एक पत्थर लीजिए, इसे एक जो है धागा बांधिए तथा अपने हाथ में इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर जो है वो वर्तीय जो पथ है उसके अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की अपने हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की जो है पंखुड़ियों पर जो है अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी में सेकंड की सुई की गति भी वर्तुल गति के उदाहरण है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन जो है करती हैं तथा ऐसे ही घड़ी की सुइयाँ भी करती है। यदि हम पंखे की जो पंखुड़ियाँ हैं अथवा घड़ी की सुइयाँ हैं पर कहीं किसी प्रकार के कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह को की जो दूरी है वो समान रहेगी। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी जो गति है उसको दोहराती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। देखिए कि जो कुछ प्रकरणों में गति जो है वो अपने निश्चित समय के पश्चात अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की गति को हम कहते हैं आवर्त गति। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी और अपने हाथ को थामिए तथा पत्थर को जो है डोरी से लटकने दीजिए। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और इसे स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। यह एक लोलक है। अब जो हम स्वतंत्र रूप से इसे खींच कर छोड़ देते हैं तो एक लोलक की भांति कार्य करता है। यह लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्त गति को समझने में हमारी सहायता करेगा। किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं पर इधर उधर लहरा रहे झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की जो है डोरियों की गति और बजते समय ढोलों अथवा तबलों के जो पृष्ठ की गति है वो आवर्त गति के कुछ उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय के अंतराल के बाद जो है अपनी गति को दोहराती है। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का प्रेक्षण किया था। आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी जो अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें जो एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है कि जो सुई है वो आवर्त गति कर रही है। तो जो हमारी सिलाई की मशीन है उसकी सुई भी आवर्त गति का एक एग्जाम्पल है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति को ध्यानपूर्वक देखा है। यह गेंद जो है किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन गति करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार जो गेंद है वो सरल रेखा गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आपने ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिसमें जो वस्तु है वो गति विभिन्न प्रकार की गतियों में से मेल खाती है। इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए तथा कुछ प्रकार की गतियों के भी विषय में चर्चा की। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। तो गति किसे कहते हैं, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा कितनी तीव्र गति कर रही है। फर्श पर जो है घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने हाथ के अनुदिश प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट पथ चिन्ह बनाना,
पृथ्वी के परित चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे शरीर में अनेक स्थानों पे होने वाली जो गतियाँ हैं उनको दर्शाता है। तो ये था हमारा जो लेक्चर, और अब हम इसका जो है सारांश देखते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोगों की लंबाई जो है वो लोग जो है पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इसे उलझनें होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उपयोग में करते हैं, जिसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। अस्थायी मात्रकों में लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर होता है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहे। ऐसी गति जो एक निश्चित समय के अंतराल के पश्चात दोहराती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हमें आवर्त गति कहलाती है। तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा है कि आप सभी को अच्छे से ये समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकती हैं। ओके, थैंक यू।